तो बच्चों, आज हम लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 7वां स्टार्ट करने वाले हैं। ये बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं आज इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर पढ़ेंगे आईवीएफ के बारे में, सरोगेसी के बारे में, स्पर्म बैंक के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे ट्विंस किस तरह से होते हैं और लास्ट में हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम देखेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बच्चों, बहुत सारे कपल्स को बहुत सारे कारणों की वजह से बच्चे नहीं हो पाते हैं, जैसे कि बच्चों औरतों में मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी, ओवसाइट प्रोडक्शन में कुछ डिफिकल्टी, ओविडक्ट में भी कुछ बाधाएं आ सकती हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का यूटेरस के अंदर प्रॉपर तरीके से इम्प्लांट ना होना, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह से आदमियों में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे सीमेन के अंदर स्पर्म ना होना, या फिर स्पर्म का मूवमेंट बहुत स्लो होना, या स्पर्म में ही कुछ डिफेक्ट्स होना। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आदमियों में भी हो सकती है। लेकिन आज के दौर में बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई है, जैसे कि आईवीएफ, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, ऐसे बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई है, जिसके कारण निसंतानों को भी बच्चा पैदा होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ये देखते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है कुछ स्टेप्स। पहली स्टेप होती है स्टिमुलेशन की। तो स्टिमुलेशन में क्या होता है आइए देखते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था सिर्फ महीने में एक बार में एक ओवरी से सिर्फ एक ही ओसाइट निकल पाता है। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप कीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेक्चर नंबर 5 वेलोसिटी चंद्रपुर, आपको वीडियो दिख जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दिया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हो। तो बच्चों, स्टिमुलेशन प्रोसीजर में एक ड्रग दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे oocytes ओवरी से बाहर निकल आते हैं। उन्हें एक पेट्री डिश में कलेक्ट किया जाता है। दूसरी स्टेप आती है एक फर्टिलाइजेशन की। एक फर्टिलाइजेशन में स्पर्म को नीडल की मदद से oocyte के अंदर डाला जाता है और उसका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यह फर्टिलाइजेशन एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर किया जाता है और फर्टिलाइज होने के बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होकर वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, और इस एम्ब्रियो को यूटेरस के अंदर प्लांट किया जाता है। फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो यूटेरस के अंदर बड़ा होने लगता है। इसी को बच्चों कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ। ये पूरी प्रक्रिया पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब में होती है, इसलिए इससे जन्मने वाले बच्चे को भी टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ये आईवीएफ प्रोसेस उन कपल के लिए कारगर होती है जिनमें स्पर्म काउंट कम होता है या ओविडक्ट में कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं। तो बच्चों, ये थी आईवीएफ टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं सरोगेसी क्या होती है। कुछ औरतों में एम्ब्रियो का यूटेरस में इम्प्लांट नहीं हो पाता है, वैसे औरतें सरोगेसी की टेक्निक की मदद ले सकती हैं। इस टेक्निक में औरतों की ओवरी में से oocytes को कलेक्ट किया जाता है और उस oocyte को टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज किया जाता है और बनता है एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो को किसी और औरत के यूटेरस में डाला जाता है। ऐसी औरत जिसके पास नॉर्मल यूटेरस हो, ऐसी औरत के पेट में वो बच्चा पलने फूलने लगता है। जिस औरत के पेट में ये एम्ब्रियो डाला जाता है उसको हम कहते हैं सरोगेट मदर। अब देखते हैं बच्चों, स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक क्या होती है और किस लिए यूज होती है। कुछ आदमियों में स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उन लोगों के लिए स्पर्म बैंक्स होती है। कुछ आदमियों में स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसी कारण जिन पेरेंट्स को बच्चा चाहिए होता है उन पेरेंट्स के लिए ये स्पर्म बैंक का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट कुछ ब्लड बैंक जैसा सिमिलर है। जो आदमी अपना स्पर्म डोनेट करना चाहते हैं उनका सीमेन फिजिकल और मेडिकल चेकअप के बाद प्रिजर्व किया जाता है। जिन कपल को इसकी जरूरत होती है उन महिलाओं के पेट में ओव्यूलेशन के दौरान इन स्पर्म्स को छोड़ा जाता है। बाकी की राम कहानी तो आपको पता ही है। यहाँ पर स्पर्म डोनर का नाम बहुत ही गुप्त रखा जाता है। अब बच्चों, कहानी शुरू होती है ट्विंस की, यानी राम और श्याम, सीता और गीता की। बच्चों, कुछ ट्विंस बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं तो कुछ ट्विंस बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। तो ये कैसा होता है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक जैसे दिखने वाले ट्विंस की कहानी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है और वो धीरे धीरे यूटेरस के अंदर पहुंचते जाता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट में माइटोसिस होता है और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू के 8 दिनों में होता है। इसी दौरान कुछ एक अननोन रीजन की वजह से उस जाइगोट के 2 टुकड़े हो जाते हैं और दोनों अलग अलग डेवलप होना चालू कर देते हैं।
इसको हम कहते हैं मोनोजाइगोट ट्विंस। ये मोनोजाइगोट ट्विंस में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से जो जाइगोट बनता है दोनों में कैरेक्टर सेम होते हैं। मोनोजाइगोट ट्विंस में क्या होता है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से मिलके बनता है जाइगोट। ये जाइगोट के टुकड़े हो जाते हैं, जिसके कारण जो दो बच्चे पैदा होते हैं या जो दो एम्ब्रियो बनते हैं उनमें कैरेक्टर बिल्कुल सेम होते हैं। जब ये धीरे धीरे बड़े होते हैं और बेबीज का रूप लेते हैं तो वो बिल्कुल सेम दिखते हैं और इनके जीन्स भी बिल्कुल सेम होते हैं और दोनों बच्चे जब पैदा होते हैं तो बिल्कुल कार्बन कॉपी दिखते हैं। ऐसे बच्चों को कहा जाता है मोनोजाइगोटिक बेबीज। मोनोजाइगोटिक ट्विंस यानी एक ही जाइगोट से बने हुए दो अलग अलग बेबीज। बच्चों, आपने कभी सियामीज ट्विन देखे हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? कभी उनके 4 हाथ होते हैं तो कभी उनके पास 2 सिर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो आइए देखते हैं। जब एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड होते रहता है तब वो धीरे धीरे यूटेरस में पहुंचते रहता है। एक बार वो यूटेरस में पहुंच गया तो उसका डिवीजन रुक जाता है। अगर मान लो यूटेरस में पहुंचने तक उसका डिवीजन पूरी तरह से नहीं हुआ है तो सियामीज ट्विन पैदा होते हैं। ऐसे ट्विंस के कुछ ऑर्गन कॉमन होते हैं। अब देखते हैं कहानी ऐसे ट्विंस की जो बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं। कहां राम कहां श्याम, तो ऐसा क्यों होता है? बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ते वक्त हमने देखा था कि ओवरी में से सिर्फ एक oocyte महीने में एक बार निकलता है और वो भी सिर्फ एक ओवरी में से। कुछ एक केसेस में क्या होता है, दोनों ओवरी में से एक एक oocyte बाहर निकलता है और वो अलग अलग स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज होता है। अब दोनों oocyte जो है इनके कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। जो 2 स्पर्म इनको फर्टिलाइज करेंगे उनके भी कैरेक्टर अलग होते हैं, जिसके कारण जो बेबीज बनते हैं, जो एम्ब्रियोज बनते हैं, जो जाइगोट बनते हैं, उनमें कैरेक्टर बिल्कुल अलग अलग होते हैं और बाद में जो बेबी होते हैं तो वो भी अलग अलग दिखते हैं। तो ये थी बच्चों ट्विंस की कहानी। अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ और वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दोस्तों, हमारी कंट्री में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है और ये लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत कारणों से है, जैसे कुछ रूढ़ियां, परंपराएं, इलिटरेसी, शर्मिलापन, इन कारण। औरतों में तो ये बहुत गंभीर समस्या है। औरतों में पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जिस कारण उन्हें स्वच्छता का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आदमियों में भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बहुत सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगर लोगों ने अपने प्राइवेट पार्ट का सही तरीके से ख्याल नहीं रखा तो उन्हें कुछ सेक्सुअल डिसीजेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स जैसी बीमारियों से उनको लड़ना पड़ सकता है। और इसका अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो बच्चों, यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो और ये पूरा चैप्टर पसंद आ गया तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।